चाहिए। चलो देखो, किसी ने कोड लिख रखा है, बिल्कुल ऐसे ही कोड लिखना था, है ना? तो आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखिए जैसे यहाँ लिखा। हाँ ठीक है। अब तो सबको एक्सपाथ पता हो गया है ना? और सबसे बेस्ट वे वही है। ठीक, ऐसे ही तुम्हारा अच्छा, यही है स्क्रिप्ट है आपकी ना? इसको चला के देखते हैं। ये देखो, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, फिर इसके बाद लीड्स लिंक पे क्या किया, क्लिक किया, लीड्स ओपन हुआ। लीड्स के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन क्या किया, फिलअप किया। फिलअप करने के बाद क्या किया, सेव किया। और सेव करने के बाद ये देखो सारी इंफॉर्मेशन जो तुमने फिलअप की थी, जरा काम करते हैं इसे। पॉपअप आया था, वो कोई पॉपअप नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, उससे आपको कोई लेना देना भी नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो जो ऑटोमेशन की हमने स्क्रिप्ट लिखी थी प्रॉपर चली कि नहीं चली? ठीक है। और तुम ये देख रहे हो जरा, स्क्रिप्ट सिंपल है कि नहीं? पहली लाइन में क्या किया है, ब्राउज़र लॉन्च किया है। अगर इस लाइन की बात करें तो इसमें क्या किया है, ब्राउज़र लॉन्च किया है, URL ओपन किया है, फिर क्या किया है। सब में एक ही तरीका है, पहले आपको जिसको ढूंढना है उसके बाई का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। याद रखना है, आप न्यू करके नहीं बनाओगे, आप मेथड कॉल करोगे, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी बेवजह नहीं बना रहे हैं। आखिर हमको एलिमेंट को ढूंढने के लिए जिस मेथड का नाम, जो मेथड कॉल करना है उसका नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। तो फाइंड एलिमेंट मेथड पैरामीटर में बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है। ठीक है, देखो फाइंड एलिमेंट मेथड बाई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा है, इसी वजह से एक लाइन पहले हमको बाई क्लास का ऑब्जेक्ट
चाहिए। किसका बाई क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, या तो बाई डॉट नेम, या तो बाई डॉट आईडी, या तो बाई डॉट एक्स पाथ। किसका जो हम ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ डाली है या यहाँ डाली, ये कहाँ से मिली? जब हम पेज को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो हम उसके देखते हैं एट्रीब्यूट और वैल्यूज। अगर उसके पास नेम है तो बाई डॉट नेम यूज़ कर सकते हैं, आईडी है तो बाई डॉट आईडी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो लिंक है तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी है या मान लो है भी तो एक इस तरीका और बताया था क्या, बाई डॉट एक्स, ये भी कर सकते हैं। एलिमेंट को ढूंढने का ये तरीका, इस तरीके की अच्छी बात क्या है, बाई डॉट नेम की मजबूरी है कि तुम्हें सिर्फ नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। बाई डॉट एक्स पाथ में क्या है, तुम कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, चाहे नेम हो, आईडी हो, चाहे वो टाइटल हो, एल्ट हो, एसआरसी हो, कोई भी एट्रीब्यूट होगा तुम उसको लिख सकते हो। बस स्ट्रक्चर यही है, डबल स्लैश टैग नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में @ एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू एट्रीब्यूट की वैल्यू। क्लियर है? तो बस आपको इतना ही करना है और इससे ये बाई का ऑब्जेक्ट है जिससे ये पता चलता है कि उसे ढूंढना कैसे है। फाइंड एलिमेंट वही बाई का ऑब्जेक्ट लेगा और जाके एलिमेंट को क्या करेगा, पेज पे ढूंढेगा। ढूंढने के बाद आपको रिटर्न करके क्या देगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद वेब एलिमेंट डॉट करेंगे तो वेब एलिमेंट क्लास के मेथड आएंगे। उसी का एक मेथड है क्या, सेंड कीज, जिसका काम है क्या, एलिमेंट पे कुछ टाइप करना। ठीक है, ऐसे ही पासवर्ड के लिए भी सेम तरीका। पहले क्या किया, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद क्या किया, फाइंड एलिमेंट किया, वही बाई का ऑब्जेक्ट भेजा, क्या मिला, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट के बाद फिर कौन सा मेथड कॉल कर दिया, सेंड कीज। अगली लाइन में क्या किया भाई, देखो लॉगिन बटन पे क्लिक करना था, लेकिन फिर वही तरीका है, पहले ढूंढोगे ना। हमने इंस्पेक्ट किया, देखा उसके पास आईडी है तो हमने यूज़ कर लिया क्या, बाई डॉट आईडी, तो हमें मिल गया बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर वही मेथड कॉल किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वही बाई क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा, क्या मिल गया, वेब एलिमेंट। भाई फाइंड एलिमेंट मेथड एक नहीं 100 बार कॉल करोगे, ये मेथड हमेशा क्या रिटर्न करके देगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और जब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट करोगे तो वेब एलिमेंट के क्या आएंगे, मेथड्स आएंगे। इतने सारे मेथड्स हैं, इनमें से एक मेथड क्लिक भी है, सेंड कीज है टाइप करने के लिए, क्लिक है क्या करने के लिए, क्लिक करने के लिए। ये देखो इस तरह से इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट क्या कर डाली, ऑटोमेट कर डाली। और देखो एज इट इज, अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, अब ऐसे तुमको बस एक्सपाथ पता हो और यही इसी तरह से कोड करना पता हो, तुम फेसबुक उठाओ, जीमेल उठाओ, कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेट कर सकते हो। भाई अगर फ्लिपकार्ट ऑटोमेट करोगे तो क्या करोगे, पहले यही करोगे, क्रोम ड्राइवर का क्या बनाओगे, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्लास नहीं बनाओगे। क्रोम ड्राइवर क्लास तो पहले से बनी है, तुम उसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। फिर उसको वेरिएबल में क्या करोगे, स्टोर करोगे। बस इसके बाद तुम्हें बन जाएगा क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। इसके बाद ड्राइवर डॉट गेट करोगे, यहाँ जो हमने ये URL डाला है तुम क्या डालोगे, flipkart.com डालोगे। फिर अगली लाइन में मान लो तुमको कुछ सर्च करना है फ्लिपकार्ट या अमेजन पे, वहाँ सर्च के लिए होता है ना, तो उसको भी राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो। देखो उसके पास टैग होगा, एट्रीब्यूट होगा, वैल्यू होगी, उसके सहारे तुम बाई डॉट एक्स पाथ या बाई डॉट आईडी जो भी यूज करना है करो। और इसके बाद क्या बनाओगे, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर वहाँ क्या लिखोगे, यही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वही बाई का ऑब्जेक्ट भेजोगे। तो तू जो जहाँ तुम्हें टाइप करना है सर्च करने के लिए, उसका वेब एलिमेंट का क्या बना ले आएगा, ऑब्जेक्ट। अब वेब एलिमेंट डॉट क्या करोगे, सेंड कीज करोगे, वहाँ लिख दो मोबाइल, तो देखो ये टाइप क्या कर देगा, मोबाइल। बगल में एक सर्च की बटन रहती है ना, फिर उसका भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर देना, फिर उस पर क्या करा देना, क्लिक, तो सर्च कर देगा, सारा मोबाइल सर्च होके आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सेम एग्जैक्ट यही फॉलो करना है। तो आप लोगों ने किया कि नहीं इसे, इसको एज इट इज भाई फॉलो करिए, नहीं फॉलो करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेट कर सकते हैं। और हम लोग देखें अच्छा क्या क्या ऑटोमेट किए हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऑटोमेट कर दी है ना। कौन कौन से 2 मेथड यूज़ किए अभी हमने, एक सेंड कीज और एक क्लिक। वेब एलिमेंट का कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्लिक और सेंड कीज। क्लिक किस लिए यूज़ कर रहा है, क्लिक करने के लिए। सेंड कीज क्यों यूज़ कर रहा है, हाँ सेंड कीज क्यों यूज़ कर रहा है, और सेंड कीज कर रहा है टाइप करने के लिए। ठीक है, चलो अच्छा। हाँ ये वेब एलिमेंट के मेथड्स हैं। वेब एलिमेंट के क्या है, ये मेथड्स हैं। जावा में क्या होती हैं, क्लासेस हैं और मेथड्स हैं। जैसे वेब एलिमेंट क्लास है तो उसके कुछ मेथड्स हैं।
तो ये मेथड्स हैं, क्लिक है और कौन सा है, सेट कीज है। अच्छा ये बताओ फाइंड एलिमेंट जो है ये एक मेथड है। फाइंड एलिमेंट क्या है, मेथड है। ये क्या मांग रहा है, फिर से देखो, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, और एरर नहीं आ रही है क्यों, क्योंकि हमने बाई क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजा है। ठीक है, देखो ये भेजा है कि नहीं भेजा है। अच्छा बाई क्लास का ऑब्जेक्ट किसके पास है, हाँ ना बाई क्लास का ऑब्जेक्ट फाइंड एलिमेंट में तो भेज रहे हैं। बन का देखो देखा जाए तो लाइन नंबर 14 में बाई डॉट एक्सपाथ हो रहा है। ध्यान से समझना, जब बाई डॉट एक्सपाथ ये लाइन चल रही है, ये लाइन का इस लाइन का क्या मतलब है, सब दिख रहा है साफ साफ। भाई बाई डॉट कॉल कर रहे हो, क्लास के साथ कौन कैसा मेथड कॉल करते हो, स्टैटिक, ये तो दिखता भी है। बाई डॉट यही जो तुम्हारे मेथड हैं सबके ऊपर एस लिखा है कि नहीं, ये सारे मेथड कैसे हैं, स्टैटिक है। तो बाई डॉट मेथड कौन सा कॉल किए, हेलो हाँ बोलो क्या, अच्छा आई बात समझ में कि नहीं। तो बाई डॉट क्या चल रहा है, एक्सपाथ, बाई डॉट क्या चल रहा है, एक्सपाथ, जिसकी वजह से देखो बाई क्लास का एक स्टैटिक मेथड कॉल किया जा रहा है एक्सपाथ में। अच्छा अगर सही बाई क्लास हमने बनाई है, नहीं हमने बाई क्लास बनाई नहीं है। सेलेनियम वालों की जो जार डाउनलोड की थी उसी के अंदर ये क्लास पड़ी थी। ठीक है, तो क्लास है, हम चाहे बनाएं चाहे न बनाएं क्लास को यूज़ तो कर सकते हैं। हमने लिखा बाई डॉट, तो भाई क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लिखोगे, चाहे तुम्हारी बनाई क्लास रहे चाहे तुम्हारी बनाई क्लास न रहे, क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे तो मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे। मेथड आ रहा है ना एक्सपाथ, तो बताओ इस एक्सपाथ एक मेथड है। जानते हो बाई क्लास के अंदर उन लोगों ने एक्सपाथ नाम का एक मेथड बनाया होगा। अगर हम सच्चाई बताएं तो ऐसा कुछ होगा, उन लोग के पास एक क्या होगी, क्लास होगी, क्लास का नाम क्या होगा, बाई होगा, और उसके अंदर इस तरह से उन लोगों ने क्या बनाया होगा, एक मेथड बनाया होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड और क्या एक्सपाथ। तभी तो वो लोग बाई डॉट लिख रहे हो आ रहा है। ये तो हम बस तुम्हें ऐसे डमी सा बना के दिखा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा ही तो होगा। तो हाँ ऐसे बनाया होगा, बाई क्लास के अंदर ऐसे उन्होंने एक्सपाथ नाम का मेथड बनाया होगा, और एक्सपाथ नाम के मेथड के अंदर क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। कोड किस बात का लिखा होगा, कोड लिखा होगा बाई डॉट एक्सपाथ, अंदर क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। अच्छा ये मेथड चलता है तो क्या करता है, पैरामीटर में क्या मांगता है, पैरामीटर में क्या मांगता है, स्ट्रिंग मांगता है ना। तो जानते हो ऐसे ही होगा, कहीं कहाँ है, पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेथड का नाम क्या होगा, एक्सपाथ होगा, और आर्गुमेंट में क्या मांगता होगा, स्ट्रिंग। आर्गुमेंट का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, हमने क्या रख दिया, str। ये इस तरह से उन लोगों ने बनाया होगा। इस मेथड के अंदर उन्होंने क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा, और अंतिम में वो क्या कर रहे होंगे जानते हो, कोई भी वजह होगी वो लोग ये कर रहे होंगे, बाई क्लास का क्या बना रहे होंगे, ऑब्जेक्ट वो लोग बना रहे हैं, तुम नहीं बना रहे हो। कहाँ बना रहे हैं वो लोग, मेथड के अंदर, उसको एक वेरिएबल में क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे, और इसके बाद उसको क्या कर दे रहे होंगे, रिटर्न, और वाइड की जगह तब क्या लिखोगे, इसका टाइप क्या है, बाई, इसका नाम चलो थोड़ा अलग रखते हैं, बाई हो दीजिए। कर सकते बस, यही तो है। अब जैसे अच्छा ये जो तुम्हारा बनाया हुआ है इसको कहीं कॉल करके देखो, कहीं से भी कॉल करें, जैसे ये किसी क्लास में खड़े हो जाएं, जैसे यूट्यूब प्ले है यही इसी क्लास में खड़े हो जाएं, हम किस वाले बाई की बात कर रहे हैं, सेलेनियम वाले की नहीं, जो हम बनाए हैं उसकी। तो कॉल करेंगे तो कैसे दिखेगा, बाई डॉट लिखेंगे तो मेथड आएगी कि नहीं। ये वाला बाई बता रहा है, कौन सा, सेलेनियम वाला। हम सेलेनियम वाला बाई नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अपना बनाया हुआ। तो क्या लिखेंगे, बाई डॉट, देखो मेथड आ रहा है कि नहीं, एक्सपाथ
आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। और रिटर्न करके क्या दे रहा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अगर उस मेथड को कोई भी कॉल करेगा तो क्या उसे बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? नहीं, वो ये मेथड कॉल करे, मेथड कॉल करेगा, मेथड चलेगा, वो अंदर ऑब्जेक्ट बना के तुम उसे क्या कर देगा? रिटर्न करके दे देगा। हम ये तुम भी विजुलाइज करो, ऐसा नहीं बस याद कर लो बाई डॉट एक्स पाथ लिख देना है या बाई डॉट आई डी लिख देना है। मतलब ये तुमको तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, ये किस तरह से चल रहा होगा। उन्होंने बाई नाम की क्या बनाई होगी? क्लास बनाई होगी, उसमें एक्स पाथ नाम का मेथड बनाया होगा जिसमें स्ट्रिंग पैरामीटर में ले रहे होंगे और रिटर्न कर रहे होंगे बाई क्लास का क्या? ऑब्जेक्ट। और ये तो तुमको मैं एक के लिए बताया, यहाँ कितने मेथड हैं? बाई डॉट क्लास नेम है, बाई डॉट CSS सेलेक्टर है, बाई डॉट ID है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट है, बाई डॉट नेम है, बाई डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट है, बाई डॉट टैग नेम है, बाई डॉट एक्स पाथ है। कितने मेथड है टोटल? 2 2 4 2 6 8। तो बाई क्लास के अंदर 8 मेथड बनाए होंगे। आर्गुमेंट में सारे मेथड देखो स्ट्रिंग मांग रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं क्या? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जब उनको कॉल करोगे तो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है। याद रहेगी ये बात सबको? कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही बना है। तो बताओ, जो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट है वो कैसे मिलता है तुमको? जब हम बाई क्लास का एक्स पाथ मेथड कॉल करते हैं, वो मेथड चलता है तो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट अंदर बनता है और बनने के बाद वो रिटर्न करता है। उसको हम एक वेरिएबल में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या करेंगे? जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी बाई क्लास के ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट को, इस वेरिएबल को हम वहां यूज कर सकते हैं। ये तो सबको समझ में आती होगी ना? तो सिंपल सी बात है। तो बताओ इसका काम क्या है? जितना अभी हाईलाइटेड है, ऑब्जेक्ट बनाना। ये लाइन क्या करेगी? ऑब्जेक्ट बनाएगी और बराबर की इधर क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को जगह जगह क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ इससे हमें ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? स्टोर किया और यहाँ भेजा। अगर ये देखो ध्यान से जरा, ये अच्छा, इस फाइंड एलिमेंट मेथड को क्या चाहिए? फाइंड एलिमेंट को क्या चाहिए? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो चाहो, अच्छा ये बताओ, एक आदमी भूखा है, उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए। अब उसको, अगर उसको क्या चाहिए? खाना। तो 2 तरीके से खाना दे सकते हो हैं भाई। उसको डायरेक्ट थाली में दे दो या उसे क्या करो? पैक करके दे दो। दोनों केस में उसे क्या मिलेगा? खाना ही ना है, अंदर खाना ही। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट दे दो, एक तरीका ये है कि पैक करके दे दो, कहीं स्टोर, किसी चीज में स्टोर करो और इसके बाद दे दो। दोनों केस में उसे क्या मिलेगा? खाना ही। और उसे चाहिए क्या? खाना ही। तो दोनों चीज चलेगी ना। तो वैसे ही सेम यहाँ क्यों नहीं देख रहे हो? ये फाइंड एलिमेंट क्या मांग रहा है तुमसे? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करके दे दो और चाहो तो सीधे लिख दो ऐसे। ये लाइन भी गलत नहीं है। बोलो अच्छा, तुम्हारे अपने आप के सामने देखो, फाइंड एलिमेंट मेथड क्या मांग रहा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? जब बाई डॉट एक्स पाथ या बाई डॉट नेम लिखते हो तब मिलता है ना? मिलता है कि नहीं? अब तुम्हारे ऊपर है, बाई डॉट एक्स पाथ लेके जो ऑब्जेक्ट मिले उसे स्टोर करो और फिर आगे यूज करो, या मिले बिना स्टोर किए डायरेक्ट यूज कर लो। बात तो दोनों में क्या हुई? सेम ही हुई ना। तो भैया ये देखो, ये कोड भी गलत नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा होगा कि कोई मेथड तुमसे ऑब्जेक्ट मांग रहा होगा। क्या मांग रहा होगा? पैरामीटर में कह रहा होगा हमें ऑब्जेक्ट दो। और जैसे एक चीज़ और देख लो, जैसे एक मेथड है ये पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेथड का नाम लिख देते हैं XYZ और वो तुमसे XYZ, ये मेथड तुमसे ऑब्जेक्ट मांग रहा है। किसका? क्रोम ड्राइवर। इसका क्रोम ड्राइवर कैसे कॉल कर सकते हो? 2 तरीका है भैया।
या तो एक्स वाई जेड मेथड कॉल करोगे, पैरामीटर मांग रहा है तो पैरामीटर तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, इससे तो नहीं बच सकते। अब दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल में रखो और वेरिएबल यहाँ क्या करो, भेज दो भाई, वेरिएबल में स्टोर करो और वेरिएबल यूज कर लो, या तो भैया ये भी लिख दो। देखो भाई, देख लो दोनों लाइन से ये भी सही है और XYZ एक बात कह रहा है कि हमें आर्गुमेंट में चाहिए क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अब तुम जो कॉल कर रहा है उसको देना पड़ेगा ना, एक मेथड में अगर पैरामीटर होता है तो जो उसे कॉल करता है पैरामीटर देना पड़ता है उसे, कि नहीं देना पड़ता, उससे तो वो नहीं बच सकता, तो उसको पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब ये कह रहा है, देखो साफ साफ कह रहा है, हमें चाहिए क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। चाहे तो तुम क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट बनाओ, वेरिएबल में स्टोर करो, ऐसे दे दो तो भी कहेगा अच्छी बात है, और चाहे तो डायरेक्ट ऐसे दे दो तब भी कहेगा अच्छा है। दोनों केस में उसे चाहिए क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना। नहीं मतलब देखो, कोई चीज स्टोर नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा, लाइन नंबर देखो, ये लाइन नंबर 14 पे जो ऑब्जेक्ट बनाए हो उसको एक वेरिएबल में क्या किए हो, स्टोर किए हो ना। अब इस ड्राइवर को लाइन नंबर 16 में भी यूज किए हो और 17, 18, 20 कहीं भी मन करे यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास एक वेरिएबल में स्टोर्ड है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो भाई, बना तो रहे हो, भेज भी रहे हो पैरामीटर के अंदर, लेकिन कहीं स्टोर नहीं कर रहे हो, आगे कोई भी इस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर पाएगा। मतलब भाई जब उसका वेरिएबल में स्टोर ही नहीं तो यूज कैसे करो। आ रही बात समझ में। तो ये दिमाग में आप लोगों को एकदम अच्छे से बात रखनी है कि भाई ये देखो इसका मोटिव, इसको चाहिए बाई क्लास का क्या ऑब्जेक्ट, चाहे बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल में स्टोर कर लो जैसे ये लोग किए, और चाहे तो आखिर ऑब्जेक्ट इतने से ही तो बना है, किससे, यही बाई डॉट एक्स पास चलता है तभी तो ऑब्जेक्ट मिलता है ना। सीधे वही उठा के यहाँ लिख दो, देखो देखो इसको ऐसे उठाएं, इसको हटाएं और सीधे ये लिख, एक ही बात है कि नहीं। इसके पहले देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं और फिर यूज कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर रहे हैं, जो बाई डॉट एक्स पाथ से मिल रहा है वही हम क्या दे रहे हैं, डायरेक्टली दे रहे हैं। नुकसान क्या है इसमें और इसमें अंतर क्या है, स्टोर करके देने और स्टोर ना करके देने में। बात अंतर ये है, ये वाला जो बाई डॉट एक्स पाथ जब चलेगा, ध्यान से देखना, बाई डॉट एक्स पाथ जब ये लाइन चलेगी तो जो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो फाइंड एलिमेंट के अंदर तो यूज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे कहीं यूज नहीं होगा क्योंकि वो स्टोर नहीं किया गया। लेकिन इसके अंदर ये खूबी है कि ये स्टोर हुआ है तो यहाँ भी यूज होगा और मन करेगा तो हम आगे भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब सवाल और एक उठता है कि सर कब हमें स्टोर करना चाहिए और कब हमें स्टोर नहीं करना चाहिए, या हमें हमेशा स्टोर करना चाहिए या हमें हमेशा स्टोर नहीं करना चाहिए। तुम बताओ कोई चीज स्टोर कब करते हो? जरूरत तो हाँ, जब किसी चीज की जरूरत तुम्हें क्या होती है, बार बार पड़ती है, तो उसी चीज को क्या करते हो, तुम स्टोर करते हो, जिससे कि उसे बार बार हम यूज कर सकें। अब तुमको देखो, अच्छा ये बताओ अच्छा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट किस क्लास के हैं? दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अरे यार, एक क्लास है, उसके 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 100 के 100 ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। 100 ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह लेंगे। ध्यान देना, बाई डॉट एक्स पाथ करते हो, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट इस लाइन में भी बन रहा है, बाई डॉट एक्स पाथ कर रहे हो यहाँ भी बन रहा है, बाई डॉट आईडी कर रहे हो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, ये ऑब्जेक्ट अलग, ये ऑब्जेक्ट अलग।
तीनों बाई क्लास के हैं। जैसे अगर तीन लैपटॉप है तो क्या तीनों एक ही हैं? तीनों क्या हैं? अलग अलग है ना। भले एक ही क्लास के तीनों ऑब्जेक्ट हैं लेकिन हैं तो क्या तीनों अलग अलग ना। तो ये बात याद रहेगी। तो ये चीज देखो यहाँ पे अब कि अगर किसी, अच्छा तो वही क्वेश्चन देख रहे थे ना कि अगर किस चीज को स्टोर करें और किस चीज को स्टोर न करें। सवाल उठता है किस चीज को स्टोर करना चाहिए हमें और किसको स्टोर नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा एक सवाल है, जवाब है जो चीज बार बार यूज हो रही हो उसे क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए। और जो चीज एक ही बार यूज कर रहे हो उसको स्टोर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। जैसे मान लो हम प्लास्टिक का ग्लास लेके आए, यूज एंड थ्रो वाला, जो एक बार यूज करने के लिए बना है, तो हम उसे क्या करेंगे? वन टाइम यूज करेंगे और इसके बाद उसको हम स्टोर करके रखेंगे क्या? नहीं, फेंक देंगे। लेकिन स्टील का ग्लास क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? स्टोर करके रखें, क्योंकि उसे हमें लगता है कि इसे हमें क्या करना है? बार बार यूज करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं है? तो वैसे ही सेम प्रोग्रामिंग में भी काम करता है। ये देखो ध्यान से, ये बताओ इस बाई डॉट एक्स पाथ से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। किसका? बाई क्लास। किसके लिए? यूजर नेम के लिए। यूजर नेम को ढूंढना कैसे है ये बताने के लिए ये दिया गया है कि नहीं? जब बाई डॉट एक्स पाथ चलेगा, यूजर नेम का एक्स पाथ दिया जाएगा तो वो जाएगा कि वो क्या किसको ढूंढने के लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा? बाई उसको यूजर नेम को ना। अब हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। चलो अच्छा, और इसके बाद हमने यहाँ यूज कर लिया। तो बताओ सही किया या गलत किया? इस तुम बताओ। अच्छा, ये जो बाई डॉट एक्स पाथ करके यूजर नेम के लिए बाई का ऑब्जेक्ट बनाए हो, इसको कितनी बार यूज कर रहे हो? एक बार ना। आगे तो कहीं यूज नहीं कर रहे हो ना। जब आगे यूज नहीं कर रहे हो तो क्यों स्टोर कर रहे हो भाई? अगर कोई चीज, याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए तो फिर गार्बेज कलेक्टर उसको डिलीट नहीं करता। मतलब वो रैम में पड़ा रहेगा, मेमोरी क्या करेगा? लेते रहेगा, लेकिन उसको आगे यूज भी तुम नहीं कर रहे हो तो भाई क्यों स्टोर कर रहे हो? ऐसी चीज जो एक बार हमें क्या करनी होती है? यूज करनी होती है, और इसके बाद आगे यूज नहीं करनी होती, ऐसी चीजों को हम स्टोर नहीं करते। सच्चाई ये है कि हमें इसे क्या करना चाहिए? हमें इसे डायरेक्ट ही लिखना चाहिए इस तरह से। क्योंकि अगर यही जो बाई का ऑब्जेक्ट बने, बच्चे बताओ ये किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? बाई का ही। किसके लिए? पासवर्ड के लिए। तो क्या बार बार इसका यूज है? वो सिर्फ पासवर्ड को ढूंढने के लिए है कि नहीं है? आगे के स्टेप्स में उसकी कोई जरूरत है? नहीं है ना। तो क्यों स्टोर कर रहे हो? इसीलिए जनरली नेट पे देखोगे लोग कोड लिखे होंगे, कहीं हेल्प मांगोगे तो वो लोग सीधे ऐसे लिखे होंगे। भाई जब यूजर नेम पे काम कर लिए, अब आगे के स्टेप्स में यूजर नेम पे दोबारा काम करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो यूजर नेम के लिए जो बाई का ऑब्जेक्ट बना के स्टोर क्यों कर रहे हो यार? हाँ बोलो सर। जैसे कि हम किसी चीज को फाइंड एलिमेंट से कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम पहले फाइंड करेंगे किसी चीज को, तब ना हम ढूंढेंगे। यदि हम जो वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो फाइंड एलिमेंट के नीचे नहीं बना सकते? बाई का? हाँ, बाई का। अच्छा, ये अच्छा, पहले ये सोचो बाई क्या करता है? ये सर बाई बताता है कि ढूंढना कैसे, और फाइंड एलिमेंट क्या करता है? ढूंढता है। तो तुम्हें पहले ढूंढना है या पहले ये जानकारी चाहिए कि ढूंढना कैसे है? कैसे ढूंढना है? तुम्ही को अगर हम कहें कोई चीज ढूंढने के लिए तो तुम सीधे ढूंढने लगोगे कि पहले ये पूछोगे कि भाई किसको ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, क्या इंफॉर्मेशन है उसकी? पहले ये चाहिए ना। और तुम बताओ, अच्छा लाइन नंबर 22 जो है ये आर्गुमेंट में क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। और तुम कह रहे हो हम देंगे 23 में। तुम सोचो, नहीं सोचो जरा, जरूरत उसको 22 में है और तुम दोगे 23 में। भाई देखो 21 में दोगे चलेगा, 21 में दोगे क्या होगा? चलेगा भाई, 21 में चलेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आगे यूज कर सकते हो। तुम कह रहे हो यूज हम पहले करेंगे और बनाएंगे बाद में। ये कैसे संभव? नहीं हो सकता ना ये। इसी वजह से भाई आप इस लाइन को बाद में नहीं लिख सकते।
या तो ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्ट ऐसे बना लो, जैसे किस तरह से, या तो ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लो, या तो ऑब्जेक्ट को क्या कर लो, डायरेक्ट इस तरह से पास कर लो। ठीक है, अब देखो इसी तरह से जगह जगह यूज करो ना, हर जगह। भाई यहाँ पे यूजर नेम की जगह किसका देंगे, पासवर्ड। अगर यहाँ भी यूजर नेम का दे दिए तो क्या होगा, दोबारा ढूंढेगा तो फिर किसको पाएगा, यूजर नेम को ही। तो एक्सपर्ट व्यू भी कहाँ टाइप करेगा, यूजर नेम में ही। तो तुमको यूजर नेम में थोड़ी कराना है, एक्सपर्ट व्यू कहाँ टाइप कराना है, पासवर्ड। तो ये चीज जरा चेंज करो। अच्छा, इसको दोनों प्रैक्टिस बढ़िया रहेंगे कि यही वाला प्रैक्टिस करें? जैसे ये हमेशा डिपेंड करेगा, अगर किसी का यूज 2 बार होगा, जैसे हम लोग प्रैक्टिस क्या करें, मतलब तो ये यूज करो इस तरह से। अब इस तरह से यूज करो, डायरेक्टली क्यों 2 लाइन लिखोगे, एक लाइन में क्यों बना के स्टोर करोगे, बना के स्टोर कर दोगे, गार्बेज कलेक्टर उसे छुएगा नहीं, आगे तुम्हें यूज भी नहीं करना है। भाई जो चीज आगे यूज नहीं करनी है वो गार्बेज कलेक्टर क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो मेरी रैम क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। सर एक चीज और, अगर हम इसे दोबारा यूज भी करना है तो ऑब्जेक्ट दूसरा बनेगा, लेकिन जो वैल्यू ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मतलब दे रहा है, वो तो सेम रहेगी, क्योंकि पैरामीटर तो वही है ना। पैरामीटर नहीं, देखो इसमें भी पैरामीटर स्ट्रिंग है, इसमें भी पैरामीटर स्ट्रिंग है, लेकिन अंदर की वैल्यू क्या है, दोनों की अलग अलग है ना। हाँ, जैसे कि लाइन नंबर 22 में जो x के अंदर लिखे हैं, हाँ, सॉरी y डॉट एक्स पाथ से पूरा कॉपी कर दीजिए और हाँ। उसको लाइन नंबर 21 पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ भी पेस्ट कीजिए, वहाँ से हटाना नहीं है। हाँ हाँ, फाइंड एलिमेंट लाइन नंबर 22 पे 22 में क्या करें, फाइंड एलिमेंट के पैरामीटर में वही जो ऊपर है वही नीचे भी पेस्ट करना है। उसको जैसा था वैसे यही सारी चीजें फाइंड एलिमेंट के अंदर लिखना है और उसको मतलब वो चीज वैसा है उसमें हाँ, तो ये यहाँ दोनों लाइन नंबर 21 में 22 में ऑब्जेक्ट अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू पास कर रहा है, वैल्यू दे रहा है ऑब्जेक्ट, वो तो सेम है ना। सेम है। तो हमें इसकी जरूरत करने की जरूरत नहीं है बार, क्योंकि वैल्यू तो वही दे रहा है, भले ऑब्जेक्ट अलग अलग हाँ। है, मेमोरी नहीं, फिर वही बात देखो, तुम बताओ, अगर किसी चीज़ की तुम्हें 2 बार ज़रूरत है तो एक बार उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो और 2 जगह यूज़ कर लो ना। यही लाइन 2 जगह क्यों लिख रहे हो? मान लो अगर इन केस तुमको इस बाई के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत 2 बार है, तुम्हें क्या है 2 बार है, सेम ही यूज़र नेम वाले की ज़रूरत कितनी बार है, 2 बार, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो ऐसे, और इसी को 2 जगह यूज़ कर लो ना। कैसे? ऐसे और ऐसे ना, 2 बार। कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है क्योंकि वैल्यू वो वही दे रहा है, जैसे इससे हाँ, हाँ। हम यूज करते थे तो अलग अलग वैल्यू देता था, हाँ। लेकिन इसमें पैरामीटर पास करके- वैल्यू सेम दे रहा है, हम कह रहे हैं सेम कोई ढूंढ के ले आएगा, लेकिन तुम 2 बार जब ऐसे कर रहे हो तो 2 बार 2 जगह लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? 2 जगह एक्स पाथ लिख रहे हो, 2 जगह लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ज़्यादा लिख रहे हो, पहली चीज़ तो क्या है, ज़्यादा लिख रहे हो, और कल को कुछ बदलाव हुआ तो दोनों जगह बदलोगे। कल को एक्स पाथ बदला, मान लो कल को एक्स पाथ डेवलपर ने चेंज करके नेम की वैल्यू यूज़र अंडरस्कोर नेम से बदल के लिख दिया क्या, यूज़र नेम, तो बदलना पड़ेगा ना तुमको भी अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, कोड के अंदर, तो कितनी जगह बदलोगे? 2 जगह ना। किसी भी चीज़ की एक से ज़्यादा बार ज़रूरत हो तो उसे क्या करो, स्टोर करो। अगर किसी चीज़ की एक ही बार ज़रूरत है तो उसे स्टोर मत करो। बड़ा सिंपल सा रूल है, किसी भी ऑब्जेक्ट 1 टाइम यूज़ है ओनली, तो उसे क्या करो, या तो कोई भी चीज़ होती है वही तो होता है, 1 टाइम यूज़ है तो डायरेक्ट यूज़ कर लो, और अगर उसका मल्टीपल टाइम यूज़ है तो उसको क्या कर लो, स्टोर कर लो, और उसको मल्टीपल टाइम फिर क्या करो, यूज़ करो। और स्टोर करने के लिए कौन यूज़ होता है, वेरिएबल। सर लाइन नंबर 35 में क्या करेंगे? 35 में भी सेम करो। क्लिक कर। हम तो ये कहेंगे एक ही बार क्लिक करना है ना, 4-5 बार तो क्लिक करना नहीं, 2 बार तो करना नहीं है। नीड में सर अगर कई फॉर्म बनाना है तो वहाँ पे कहाँ पे? तो वो जो क्रिएट नीड है ना, हाँ, हाँ, एक फॉर्म भर लिए, फिर हाँ। दूसरा फॉर्म बनाना है तो फिर क्रिएट तो क्लिक करेंगे। फिर तो क्या अभी 2 बार कर दोगे? एक बार क्रिएट पे करोगे, पूरा भरोगे, तब दोबारा करोगे ना। वैसा थोड़ी ना कि 2 बार क्रिएट कर दोगे तो भरोगे तो 2 बन जाएगा। नहीं सर भरने का। हाँ, तब भाई क्रिएट करोगे, फिर भरोगे, फिर क्रिएट पे क्लिक करोगे, फिर भरोगे। अब तुमको ऐसा लग रहा है 2 बार जरूरत है, तब तुम क्या कर सकते हो,
तब तुम इसको स्टोर करके 2 बार जरूर यूज कर सकते हो, तब तुमको डायरेक्ट इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी एक काम करो सब लोग, ये प्रैक्टिस डालो, इस तरह से लिखना। हाँ, मतलब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर बाई डॉट एक्स पाथ या बाई डॉट नेम और फिर डबल कोट्स में एक्स पाथ या नेम की वैल्यू। जनरली कहीं भी स्क्रिप्ट देखो हर जगह ऐसे चेंज कर दो, जैसे ये है ना, लाइनें कम हो गई कि नहीं हो जाएंगी? ये देखो इस तरह से, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट बना के पहले स्टोर करके यूज कर रहे थे, वही हम क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। देख रहे हो, इस तरह से पूरा क्या करो, इस तरह से सारे जितने भी हैं चेंज कर डालो। पहले वो सेंड ही कर, मतलब पहले भेज ही देगा, पहले खोलेगा नहीं, पहले फाइंड करेगा फिर सेंड करेगा। ये देखो, तो बताओ इस तरह से अब स्क्रिप्ट लिख लोगे? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से सबको अब लिखना है, बाई डॉट एक्स पाथ करो या बाई डॉट नेम करो, और एक्स पाथ सबको पता चल गया है। यस सर। एक्स पाथ लिखना क्या है, आसान है कि नहीं है? बस आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, टैग देखना है और एट्रीब्यूट और वैल्यू देखना है। चलो अच्छा, अभी एक चीज़ और भी देखते हैं। जैसे मान लो हमें इसका एक्स पाथ बनाना हो तो प्लस बटा, या इसका क्या है, ओपन कैलेंडर। चलो कंट्रोल शिफ्ट आई कर देते हैं, चलो बनाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये कैलेंडर की ना। देखो टैग क्या है, IMG। टैग क्या है, IMG। एट्रीब्यूट क्या क्या है भाई, SRC है, एल्ट है, टाइटल है, बॉर्डर। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो एक्स पाथ क्या बनेगा, जरा नोटपैड पे लिखते हैं या यहीं लिखते हैं, क्या एक्स पाथ बनेगा। चलो अंतिम में कंट्रोल, ये देखो अंतिम में ऐसे ही कमेंट डाल के लिख रहे हैं, बताओ एक्स पाथ क्या बनेगा। डबल स्लैश, टैग नेम क्या है, IMG, स्क्वायर ब्रैकेट, @ टाइटल यूज करने का प्लान किए तो क्या लिख रहे हैं, टाइटल। टाइटल क्यों प्लान किया, ऐसे हवा में नहीं, क्योंकि इसके पास टाइटल है। टाइटल की वैल्यू क्या है, ओपन कैलेंडर, और इसके बाद यहाँ इसको ऐसे डाल, ये बन गया एक्स पाथ। अब इसको यूज करेंगे वही बाई डॉट एक्स पाथ के अंदर, तो ओपन कैलेंडर को ढूंढेगा, वेब एलिमेंट लेके आएगा, चाहे आप क्लिक करें चाहे जो करें। क्लियर है इतनी बात सबको? अब ये एक्स पाथ बताओ मेरा सही है गलत है, सही है, सही है। तो हम लोग जब अच्छा ये बताओ, ये कब पता चलेगा सही या गलत है, जब चलाएंगे, जब चलाएंगे चल जाएगा तो समझ जाएंगे सही था, नहीं चल पाएगा तो क्या समझेंगे, गलत था। तो एक चीज ये देखो, सबसे पहली बात ये चेक करने का एक तरीका है कि तुम्हारा एक्स पाथ सही है या गलत। जब तुम इंस्पेक्ट करते हो किसी को, एक्स पाथ बना लेते हो, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अंदर कहीं पे भी क्लिक करना, इसके अंदर जहाँ हमारा माउस है यहाँ क्लिक करना और कंट्रोल F, क्या कंट्रोल F। तो देखो नीचे ये आ गया कि नहीं, फिर से देखो, फिर से यहाँ कंट्रोल F आ गया कि नहीं, और इसी के अंदर अपना एक्स पाथ डालना या इसी के अंदर अपना एक्स पाथ लिखना। अगर एक्स पाथ तुम्हारा सही होगा तो 1 ऑफ 1 लिख के आएगा, ये कहेगा, इसका ये मतलब हुआ कि पेज पे एक एलिमेंट मिला है। और यही नहीं, जो मिला है वो लाइन देखो पीले रंग से हो गई कि नहीं, पहले नहीं थी, देख लो ध्यान से, पहले नहीं थी, ऐसे था ना। एक्स पाथ लिखो, एक्स पाथ सही है तो बताएगा कि इस एक्स पाथ पे कौन कितने लोग मिले, कितने लोग मिले, 1 ऑफ 1 लिखा है, कह रहा है कितने मिले, एक, पहली बात। दूसरी बात, एक लाइन को पीला कर दिया, इसका मतलब है कि जो मिला है वो ये है। और इस पीली वाली लाइन पे जब अपना माउस लेके जाओगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ हाईलाइट करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से, ये कर रहा है कि नहीं। तो हमको ये भी तो क्या समझ में आया, ये एक्स पाथ से ये मिला है, और ये किसकी बात कर रहा है, कैलेंडर किसी की बात कर रहा है जो हम चाहते थे। तो अब हम ये कंफर्म हो गए कि मेरा लिखा हुआ एक्स पाथ क्या है, सही है।
अगर हमने गलती कुछ की होती छोटी सी, एक भी अक्षर इधर से क्या कर दिया होता, उधर कर दिया होता। ओपन कैलेंडर में स्पेस था ना, हमने नहीं दिया, हमने सीधे क्या लिख दिया, ओपन कैलेंडर, बिना किसके, स्पेस के। अब क्या आ रहा है, जीरो ऑफ जीरो। जीरो ऑफ जीरो कभी आ जाए, तुम एक्सपाथ लिखो और जीरो ऑफ जीरो दिखाए तो समझ जाना तुम्हारा एक्सपाथ गलत है। इसका मतलब है कि जो तुम एक्सपाथ लिखे हो उसके बेसिस पे वो पेज पे ढूंढा और किसी को पाया नहीं। अगर तुम्हारा एक्सपाथ सही होगा तो जीरो ऑफ जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वन ऑफ वन या कुछ और आएगा, वन ऑफ वन। अभी मान के चलो क्या आएगा, वन ऑफ वन आएगा। क्लियर रहेगी ये बात आज से? वन ऑफ टू भी आ सकता है, आ सकता है, उसका अलग रीज़न होगा, आगे देखेंगे। लेकिन आपको पहले ये चक्कर में रहना है कि किसी भी तरीके से आपको जिस पे काम करना है उसका एक्सपाथ लिखना है। एक्सपाथ लिख के यहाँ टाइप करना है, या कंट्रोल F करके कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। कॉपी पेस्ट करने के बाद वो अपने आप बताएगा। अगर जीरो ऑफ जीरो आ जाए तो समझ जाना तुम्हारे एक्सपाथ में कोई गड़बड़ी है, और अगर वन ऑफ वन आ जाए, हाँ, अगर वन ऑफ वन आ जाए तो समझ जाना तुम्हारा एक्सपाथ सही है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, हो सकता है हम एक्सपाथ लिखे हों इनको ढूंढने के लिए, लेकिन ये एक्सपाथ ढूंढ रहा हो किसी और को, इसीलिए जब एक्सपाथ लिखते हैं तो ये पीले रंग से हो जाता है ना वो लाइन जो उसके लिए होती है। फिर उस लाइन पे कर्सर लेके जाते हैं, फिर वो देखते हैं क्या वो सही जगह पे हाईलाइट कर रहा है। कैलेंडर पे ही हाईलाइट कर रहा है ना, घड़ी पे तो हाईलाइट नहीं कर रहा है, प्लस पे तो नहीं, उसी जगह कर रहा है ना जिसके लिए हम एक्सपाथ लिखना चाहते थे। तब अब हम कंफर्म हो गए मेरा एक्सपाथ क्या है, सही है, परफेक्ट है। तो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। उसका टैग भी दिखा रहा है, हाँ वो तो है ही। कैलेंडर के ऊपर, कहाँ, यहाँ कैलेंडर, कैलेंडर का अच्छा कैलेंडर के ऊपर जो IMG लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो भाई यहाँ भी तो दिख रहा है, यहाँ देखो क्या कैलेंडर, वहाँ देख रहे हैं ठीक है, तो ये दिख रहा है इस तरह। अच्छा एक चीज़ और बता दें, हमें काम करते 15-17 साल हो गए ना, अभी भी जाएंगे, अभी ऐसा नहीं यहाँ से भाग के जाएंगे, अपना सिस्टम ही खोलेंगे तुरंत और बैठ के काम करेंगे। और जानते हो क्या करेंगे, यही कोई एप्लीकेशन मेरा भी होगा जिस पे हम काम कर रहे होंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, यही कंट्रोल F करेंगे, यही एक्सपाथ लिखेंगे, फिर देखेंगे वन ऑफ वन हो गया, तब तसल्ली हो जाएगी, फिर कॉपी करेंगे, कोड पे क्या करेंगे, अपने पेस्ट करेंगे, एक लाइन हो गई, फिर अगली लाइन लिखी। यही को रोज हमें करना होता है, यही सबको रोज करना होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट काम है कितना लाइन कोड करते हैं भाई। कितने लाइन का मतलब देखो, कहीं से देख के तो टाइप कर नहीं रहे, यस सर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फंस जाता है, तो 2-4 लाइन में पूरा दिन निकल जाता है, नहीं आगे बढ़ पाते। 4-6 लाइन में, कई बार ऐसा होता है एक दिन में 30, 40, 50, 100 लाइन भी लिख दी। ये डिपेंड करता है उस दिन कैसा वर्क था, मेरा कैसा मूड था, वो चीज़ कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसके बारे में हमें कितनी इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो कभी अच्छा भी होता है, हर जगह नहीं होता, हर फील्ड में होता है, कभी किसी कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन बुरा जाता है, तो वैसा यहाँ भी चैलेंजेस आते हैं। और भाई तभी तो इंटरेस्ट वहाँ रहता है। रोज़ अगर कोई चीज़ एकदम अच्छी जाने लगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भाई वही तो चैलेंजेस आते हैं, कुछ कभी चैलेंजेस आएंगे, कभी कुछ होगा, उसमें टाइम लग जाता है ना। तो ये बताओ, ये एकदम परफेक्ट समझ में आया सबको? इसी तरीके से सबको काम करना। तो इसलिए एकदम सबसे बड़ी बात एक चीज़ है, अब आप प्रैक्टिस को नहीं इग्नोर कर सकते, आपको एप्लीकेशन ऑटोमेट करनी ही करनी है। जो तरीका बताया जा रहा हो जैसे उस तरह से करिए और अपना। और एक चीज़ है, by.name by.id यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन मत यूज़ करिएगा, सीधे यूज़ करिए क्या, by.expath। सर जहाँ पे लिंक है वहाँ, हाँ अब ये सही पूछ रहे हैं सवाल, ये जहाँ पे लिंक रहे, जैसे मान लो हमें इसे कैलेंडर पे क्लिक करना हो तो क्या करोगे, इसे भी इंस्पेक्ट करो या राइट, बताओ इसका टैग क्या है, ए है, तो लिंक है तो सही, अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग by.link टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्सपाथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ना by.expath। और एक्सपाथ का तरीका क्या है, /टैग नेम, इसका टैग नेम क्या है, ए, इसके पास भी एट्रीब्यूट है ना भाई, href क्या है, href इक्वल टू और उसकी वैल्यू, तो हम ऐसे लिख दें भाई /a और फिर क्या @href, नियम थोड़ी ना बदलेगा, और जो उसका href एट्रीब्यूट की वैल्यू थी, इसी की बात कर रहे हैं ना, href की वैल्यू, इसे राइट क्लिक करना है, ऐसे डायरेक्ट कॉपी नहीं होगा, एडिट एट्रीब्यूट कॉपी किया और उठा के इसी के अंदर क्या कर दिया, हाँ कर्सर को
जो इक्वलिटी का था उसमें ले जाके ट्राई करेंगे तो दोनों का हाँ ये ठीक है, ये देखा कि नहीं। और वन ऑफ क्या आ गया, वन आ गया, और जहाँ हाईलाइट कर रहा है पीले रंग से उस पर कर्सर लेके जाओ, उसी को हाईलाइट कर रहा है, कैलेंडर को ही, जिसके लिए हम लिखना चाह रहे थे, मतलब मेरा एक्स पाथ क्या सही। हाँ हाँ जहाँ बना मन के अलावा कुछ है गड़बड़ है, हाँ मतलब ऐसा गड़बड़ होगा। जैसे अच्छे पहली बात तो ये, अच्छा ये हम एक्स पाथ लिखते क्यों हैं, बताओ अच्छे बताओ, एक्स पाथ हम लिखते क्यों? क्योंकि एक्स पाथ के सहारे ही वो क्या करेगा, ढूंढेगा ना। अब अच्छे बताओ, हम तुमसे कहे कि जाओ इनको पैसा दे दो, और तुम गए वहाँ, और वहाँ तुमको दे दिए इन्फॉर्मेशन कि भाई वो आदमी खड़ा होगा, उसका नाम राहुल होगा, ऐसी पैंट पहना होगा, ऐसी शर्ट पहना होगा। अब तुम वहाँ पहुँच गए और वहाँ तुम देखे, बोले भैया कौन राहुल है, तो दो लोग हाथ उठा दिए और दोनों लोग वैसे पैंट शर्ट पहने थे। अब बताओ पैसा कैसे दोगे, किसको दोगे भाई? मतलब अब दिक्कत है कि नहीं है, पैसा किसको दोगे, समस्या है कि नहीं? ये अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा तो तब होता जब तुम गए होते ढूंढने और एक ही आदमी मिलता और तुम उसको जो काम था उसके साथ उसको पैसा देना था, जो करना था तुम उसको दे देते। तो एक सबसे बड़ी बात है, तुम्हें हमेशा ऐसा एक्स पाथ लिखने की कोशिश करना है कि ढूंढने पे कितने मिले, एक। अगर ढूंढने पे एक से ज़्यादा मिलेंगे तो सेलेनियम कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि यार हम इस पे काम करें कि उस पे काम करें। इसीलिए हमेशा हमें ट्राई करना है कि हमारा एक्स पाथ कैसा हो, वन ऑफ वन, मतलब एक ही मिला है, ऐसा एक्स पाथ लिखो कि जिसको ढूंढ रहे हो बस वही मिले। ऐसा नहीं कि चार लोग और मिल गए, चार लोग और मिल गए तो बताओ सेंड किस किस पे करे, इन पे करे कि उन पे करे कि उन पे करे, है ना। तो एक्स पाथ ये क्लियर है। अच्छा एक चीज़ तुमको और ये देखना, ये लाइन देख रहे हो, इसी को राइट क्लिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं तुमको दिखाने के लिए, सिर्फ कॉपी एलिमेंट। चलो नोटपैड पे इसे क्या कर लेते हैं, पेस्ट। ये बताओ जरा सब लोग ध्यान से देखो, टैग क्या है इसका, कैसे पता चला? ये है ना, ये ए पे शुरू हुआ है। अच्छा ए पे शुरू हुआ है, अच्छा शुरू वाला ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है? शुरू वाला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, ए और फिर यहाँ ए पे क्या हुआ, खत्म हुआ। अगर हम बोलें तो तुम बोलोगे इसको क्या बोलोगे, चलो हम खुद ही लिखते हैं। इसको हम बोलें तो पहले को क्या बोलेंगे, पहले क्या है, टैग है, इसके बाद क्या है, एट्रीब्यूट है, इसके बाद बराबर करके क्या है, वैल्यू है, और कितने एट्रीब्यूट हैं, एक ही, दो कहाँ भाई, कहाँ से दे रहे हैं, एक ही है ना। देखो href बराबर ये है। अच्छा ये सोच रहे हो क्या एक्शन बराबर इंडेक्स, वो वाला नहीं ना, वो नहीं है भाई, उसी के अंदर है ना वो। देखो पूरे डबल कोट्स के अंदर है ना इतना, ये देखो ठीक है भाई। देखो इसको दो एट्रीब्यूट मत समझना है, href बराबर सब कुछ कहाँ है, डबल कोट्स के अंदर है ना, तो एक एट्रीब्यूट हो गया और ये उसके रहने दो, एट्रीब्यूट हो गया और उसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो टैग पहचानना आता है आपको, एट्रीब्यूट पहचानना आता है, वैल्यू पहचानना आता है, और आपको ये भी पता है कि स्टार्टिंग टैग होता है जो यहाँ से यहाँ तक है और जो एंडिंग है। ध्यान से देखो बीच में कुछ लिखा है, कैलेंडर लिखा है ना। मतलब क्या है, ए टैग पे शुरू हुआ, ए टैग पे खत्म हुआ, शुरू वाला जो टैग है उसके बाद और ख़त्म वाले टैग के पहले, मतलब बीच में कुछ लिखा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं, जहाँ एक कैलेंडर लिखा है इसी को बोलते हैं इनर टेक्स्ट। तो आज से ये भी पहचानना शुरू कर दो, क्या, इनर टेक्स्ट। दिखाते हैं कहाँ कहाँ है। अच्छा ये क्या लिखा है भाई, लीड इंफॉर्मेशन। ज़रा राइट क्लिक करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं कि देखते हैं क्या दिखता है। जरा देखते हैं, बताओ किसकी बात कर रहे थे हम, लीड इंफॉर्मेशन।
ये भी तो पेज पे एक एलिमेंट है। जो दिख रहा है सब एलिमेंट है। मान लो हमें इसको ढूंढना है, इसका एक्स पाथ लिखना है या जो भी लिखना है, वो तो बात की बात है। पहले हमें बताओ उसकी लाइन यही है ना, यही है ना। जरा इस लाइन को ध्यान से देखना। टीडी पे शुरू हुआ, यस सर। टैग क्या है? TD है। एट्रीब्यूट क्लास, क्लास की वैल्यू क्या है? डीबीटी सेलेक्टेड सेल। और दूसरा एट्रीब्यूट भी है ए लाइन, उसकी वैल्यू क्या है? सेंटर। तीसरा एट्रीब्यूट भी है नाउ रैप, नाउ रैप या है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है ना, तो समझ जाना अगर वैल्यू ना दिख रही हो तो मतलब उसका मतलब ये है। डबल कोट्स के अंदर क्या? ब्लैंक, ना ना स्पेस नहीं, क्या? ब्लैंक। तो ये भी 3 एट्रीब्यूट है यहाँ। एक की वैल्यू क्या है? डीबीटी सेलेक्टेड सेल। एक की वैल्यू क्या है? सेंटर। और नो रैप या नाउ रैप की स्पेलिंग, उसका एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? ब्लैंक। ब्लैंक है तभी तो तुमको कुछ बराबर बराबर नहीं दिखा रहा। देखो अगर हमें आप लगा भी दें, इंटर मारो, ये देखो ऐसा है, समझ लो नहीं लिखा है तो मतलब क्या है? ऐसा है। अच्छा ये 3 एट्रीब्यूट हो गए इसके पास। क्या इसके पास इनर टेक्स्ट है? देखो ध्यान से, फिर से इसको हम इधर और कर रहे हैं। ध्यान से देखो, टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे क्या हुआ? खत्म हुआ। बीच में क्या लिखा है? तो अगर कोई पूछे इस टीडी का या इस लीड इंफॉर्मेशन का इनर टेक्स्ट क्या है, तो क्या है? लीड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब से पहचान लोगे इसी के लिए। जैसे अच्छा ये इमेज है ना, ये सर ये दिख रहा है ना प्लस बटन, जरा राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। कहाँ शुरू हुआ? IMG पे। कहाँ खत्म हुआ? IMG तो नहीं दिख रहा अंतिम में। IMG पे शुरू होना चाहिए और IMG पे क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए ना। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या लिख दिया गया है जानते हो? क्या लिखा गया है? डबल इक्वल टू $0। अगर ये लिख दिया गया है तो समझ जाना खत्म हो गया। नहीं लिखे हैं तब भी समझ जाना खत्म हो गया। अगर हम अपने हाथ से लिख दें तो उसका मतलब ये होगा। कहाँ गया? एक मिनट, लिखा ऐसा है। अगर तुमको कभी भी कोई टैग, कोई लाइन दिखाई दे, उसके आगे क्या दिखाई दे? 2 बार बराबर लिखा हो, $, लिखा हो, 0 लिखा हो, तो समझ जाना वही चीज यहाँ पे खत्म हो गई। अब बताओ इसके बीच में कुछ है? नो सर। नहीं है ना, तो तुम कहोगे इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, ब्लैंक है। तो अब अभी तक क्या पहचान लेते थे तुम? अभी तुम ये पहचान लेते थे टैग, एट्रीब्यूट। अब से ये पहचानना शुरू करो इनर टेक्स्ट। अगर कोई पूछे ये जैसे वी टाइगर लिखा है ना, इसके पास इनर टेक्स्ट है, तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो भाई। पहले देखो IMG पे शुरू हुआ, बराबर लग गया है, तो समझो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। बीच में कुछ लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो नहीं है भाई। सबके पास इनर टेक्स्ट नहीं होता, किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। तुम्हें पहचानना सीखना है कि किसके पास है और किसके पास नहीं है। बिल्कुल इसका बता रहे हैं, तो पहचान लोगे अब कहीं भी। ये लीड्स हैं, ए पे शुरू हुआ, ए पे क्या हुआ? खत्म हुआ। और बीच में क्या लिखा है? लीड्स। इसके पास इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट को फ्रंट एंड टेक्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले इनर टेक्स्ट ये देखो, और किसी किसी के पास होगा और किसी किसी के पास नहीं। पहचान लोगे? अब ये एक सवाल भी उठता है कि आखिर जो इनर टेक्स्ट है ये इसका यूज क्या है, या डेवलपर बनाता क्यों है? जैसे देख रहे हो इसके पास इनर टेक्स्ट है ना, इनर टेक्स्ट में क्या लिखा है? लीड्स। तो यहाँ सामने भी क्या लिखा है? लीड्स। तो इनर टेक्स्ट में जो लिखा होता है वो तुमको यहाँ पे सामने UI पे दिखाई देता है। अच्छा लिखा तो ये भी है ना, क्लास बराबर HDR लिंक। कहीं दिख रहा है लिखा? कहीं HDR लिंक दिखा कोई बटन में कहीं लिखा है? नहीं ना। तो जो इनर टेक्स्ट होगा
वो हमेशा सामने दिखाई देगा। ये लीड्स यहाँ लिखा है, इसी वजह से यहाँ लीड्स लिखा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ HDR लिंक है ना, इसको अगर हम लिख दें क्या ABCD, तो क्या कोई फर्क पड़ा इसके ऊपर? अब भी ये क्या है, एक मिनट, अब भी क्या है, लीड्स ही लिखा है ना कुछ। अच्छा मान लो हमने यहाँ चेंज कर दिया, तुम सामने से देख के बता पाओगे? क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का फर्क आपको इसके पेज पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ सामने दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ देखो लीड्स लिखा है ना, इसीलिए यहाँ भी लीड्स लिखा है। इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर हम इसको चेंज करके लीड्स से कर दें, सपोज करो राहुल, और इंटर मार दें, यहाँ क्या हो गया, तो क्या समझ में एक बात आई तुमको? एक समझ में ये बात आई कि कैसे इनर टेक्स्ट क्या होता है। दूसरा, इनर टेक्स्ट का मतलब यूज़ क्या है, तो याद रख लेना, जो भी इनर टेक्स्ट में लिखा होता है वो तुमको UI पे दिखाई देता है। UI का मतलब सामने पेज पे दिखाई देता है। इसी का भी देखो, यहाँ लीड इंफॉर्मेशन क्यों लिखा है? क्योंकि राइट क्लिक करो और इसे क्या करो, इंस्पेक्ट करो, तो तुम पाओगे कि यहाँ क्या लिखा है, इनर टेक्स्ट क्या है, लीड इंफॉर्मेशन। तभी यहाँ लीड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सर वहाँ भी टाइगर में इनर टेक्स्ट, वी टाइगर में इनर टेक्स्ट नहीं है, इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, किसी के पास होगा। तुम कहोगे सर जी तब भी वी टाइगर लिखा है, तो यहाँ पे जानते हो ये इमेज है, फोटो। उन लोगों ने जैसे पेंट पे या फोटोशॉप पे लोगो टाइप का कुछ बना दिया है, एक फोटो है, वो इमेज है, इसके पास कोई इनर टेक्स्ट नहीं है। तो भाई देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल से समझना, टैग शुरू हो रहा है, टैग खत्म हो रहा है, बीच में कुछ है, तो वही इनर टेक्स्ट है। किसी के पास होता भी है और किसी के पास नहीं भी होता। और एक बात और याद रखनी है उसके बारे में, जिसके पास होगा, जिसके पास इनर टेक्स्ट होगा, तो जो इनर टेक्स्ट में लिखा होगा वही सामने पेज पे भी दिखाई दे रहा होगा। ये जरूर याद रखें। इससे एक और नतीजा निकलता है क्या, हर इनर टेक्स्ट UI पे दिखता है, जरूर है, ठीक है। तो एक काम करिए, आज जरा सा इसको चेंज करिए, इस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखिए, और प्लीज़ इसको करिए, ये मत कि हमको समझ में आ गया है, तो बेवकूफ़ी मत करिए। जितना कहा जा रहा है सिंपल रास्ता है, सिंपल चलेंगे सबसे जल्दी होगा, सबसे फास्ट होगा, सब कुछ होगा। जब आप दिमाग लगाएंगे तभी आप गिरेंगे, बेवजह दिमाग मत लगाइए। जितनी चीज़ें हैं उसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। भाई देखो सीधी बात